वो पूरा एक सिद्धांत है। मेरी कोशिश होगी अगर क्लास में लंबी ले पाऊं तो मैं अपने टॉपिक को खत्म करके जाऊंगी। हिंदी देखो बेटा, अगर सोशल है तो ये कहलाया आपका सामाजिक, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म वर्ड के वही मायने बनेंगे जो निर्मितवाद के दे रखे हैं। मैंने कहा अगर सामाजिक निर्मितवाद की बात करें तो यहाँ पे पूरा नाम रशिया के है, लेव सैमुअल वाइगोट्स्की। इनका पूरा नाम लेव सैमुअल वाइगोट्स्की। अब अगर लिख लिया हो तो मैं क्लीन करूं। थोड़ा पैर हटाइएगा, ये चेयर ना मेरे को प्रॉब्लम कर रही है। अब आपको प्रॉब्लम तो नहीं करेगी? अगर करेगी तो आप कहीं शिफ्ट हो जाओ या थोड़ा और आगे कर लो। क्लीन कर लूं बोर्ड को मैं? ठीक है। जहां पर डाउट आए, इंग्लिश या हिंदी का इश्यू आए, आप बोलिएगा। कहोगे मैम दो भाषा में लिखवा दो, मैं लिखवा दूंगी। फिलॉसफी डर के मत पढ़ना, बिल्कुल खुश होके पढ़ना। चल, अब हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म का मेन अजम्पशन क्या है? हम कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या देखना चाहते हैं? हम कहते हैं कि यहां पर जो लर्नर होगा, लर्नर विल बी क्रिएटिंग द नॉलेज, लर्नर विल बी क्रिएटिंग द नॉलेज। और वो जो नॉलेज क्रिएट करेगा वो आपस में हो तो ज्यादा बढ़िया है। अगर हम कंस्ट्रक्टिविज्म के मायने को अपने एनसीएफ 2005, नाम सुना है आपने? इसमें ये बोला गया है हम जिस नॉलेज कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं वो को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है। वो को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज का मतलब है जहां हम कह रहे हैं ज्ञान का सह निर्माण केवल अपने सर पे नहीं करना बल्कि बाकी सभी लोगों को साथ में लेकर चलना है, तब ये कहलाएगा ज्ञान का सह निर्माण। और यहां पे केवल हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी लर्नर होगा, चाहे आप प्रयोज्य कहे या अध्येता कहे, वह ज्ञान की रचना करेगा। सही रूपों में कंस्ट्रक्टिविज्म कौन सा है जो हमारी क्लास में बिल्कुल भी नहीं चल रहा? हमारी क्लास में क्या है कि जो भी आप लोगों का मेंटोर आएगा वो आके यहाँ पे खड़ा होके अपना लेक्चर देगा। आप लोग क्या करेंगे? कुछ मेरी शक्ल को देखेंगे, बाकियों का ध्यान क्या होगा? लिख रहे हैं। तो आप लिख रहे हैं, मैं आप लोगों को डिक्टेट करवा रही हूं। तो ये सबसे बकवास मॉडल है जो हम इस समय क्लास में फॉलो कर रहे हैं। इसको हम कहेंगे जग एंड मग मॉडल। पहले भी बताया आप लोगों को। यानी कि क्या आप लोगों ने कोई मेरे से क्वेश्चन करा, अगर क्वेश्चन आया भी तो केवल ये बात को लेके इसकी इंग्लिश क्या होगी, हिंदी क्या होगी? अरे वो इंग्लिश हिंदी करनी है, ये जो आपके पास गूगल अंकल बैठे हुए हैं ये तो वो भी कर देंगे। फिर मेरी क्लास में आकर मेरे आने का क्या ही फायदा हुआ? मेरा आने का फायदा तब होगा जब मैं आप लोगों को ये बोलूं कल ये टॉपिक है, आप लोग पढ़ के आइएगा। इन्होंने एक बात बड़ी बढ़िया बोली। इन्होंने कहा मैम मैंने जीन पियाजे के बारे में YouTube पर थोड़ा पढ़ा है और मेरी जानकारी ये है ये किस कंट्री को बिलोंग करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने कई साधनों को तलाशने की कोशिश करी। अगर ये कंस्ट्रक्टिविज्म होगा तो यहाँ पर आके लर्नर जो होगा वो मेन एक्टिव होगा। टीचर का काम केवल क्या होगा? टीचर जो है उसका रोल सेंटर स्टेज पे बिल्कुल नहीं होगा। टीचर को हम कहेंगे आप थोड़ा स्टेज छोड़ो, लेट द लर्नर कम ऑन द स्टेज, लेट द लर्नर क्रिएट नॉलेज। इट्स मोर अबाउट लेट्स लर्न।
यानी कि हमें आपस में मिलकर नॉलेज को क्रिएट करना है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप बनाते हो? बनाया हुआ टेलीग्राम का कहीं आप लोग? अगर किसी ग्रुप में आपने भी जी कर रखा हो एनरोल, या हो सकता है आप लोगों ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हो, बनाया होगा यहाँ का, बनाया है ना? हाँ जी कर लो, जोर से कर लो, खुश होके कर लो। तो वो जो आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, यूट्यूब पर आप जाते हो, वहां पर आपका लाइव चैट का एक कॉलम है, उसमें भी अगर तसल्ली नहीं हो पाती तो आप कहते हैं वीडियो खत्म होने दो, मैं तो अपने मन की बात जरूर कहूंगा। तो आपने कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बातें लिख दी, किसी ने गालियां लिख ली, किसी ने तालियां लगा दी, सब कुछ होता है ना हमारे यूट्यूब पर। तो इसका मतलब क्या है? ये कंस्ट्रक्टिविज्म है। हाँ, ये जरूर है कि मैं ये नहीं चाहती कि आप तालियां गालियां करो, आप मेनली अपने मुद्दे के ऊपर बात करो। आपको कोई डाउट है, आपने अपना डाउट डाला। हो सकता है टीचर बहुत अड़ियल हो, टीचर को लगा अगर मैं यूट्यूब पर हर एक को आंसर करने लग गया मेरी वैल्यू तो कम हो जाएगी, लोग कहेंगे बड़ा वेला है ये यूट्यूबर। तो हो सकता है आप में से कोई जिसको भी नॉलेज ज्यादा होगी वो अपने लेवल के ऊपर आंसर करेगा। आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखते होंगे ना, जिनको भी फॉलो करते हो, तो कई बार आपको जवाब यूट्यूबर का नहीं आएगा, लेकिन आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए थे उनमें से किसी एक का जवाब आएगा। वो अपने आप में क्या कहलाएगा? वो कंस्ट्रक्टिविज्म है। वो कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या है कि कम से कम आप यस मैन नहीं हो। अगर आप यस मैन बन के बैठे तो ऐसे शांत होकर बैठोगे, अगर आप यस मैन नहीं हो तो आप एक एक शब्द को खदेड़ खदेड़ के पूछोगे, नहीं इसके मायने क्या है, कब निकल कर आएंगे। आप अपने क्लासरूम में अपनाते हैं, कौन से वाले में अपनाते हैं? एनसीएफ 2005 ने ये बोला है, तो नए वाले ने क्या बोला है? आपकी शिक्षा नीति क्या बोल रही है? आपकी 2020 ने क्या बोला है? तो आप सवालों की झड़ी लगा दोगे। सवालों की झड़ी जो लगाएगा वही बात को समझेगा। जिसको डाउट है ना, जिसको डाउट है वही नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। और जो सारे कह गए नहीं हमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तो समझ लीजिए उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। सही बात है या नहीं है? तो हमारे लिए भी क्या जरूरी है कि जहां पर भी हम पढ़ाए, क्वेश्चनिंग, कंटेक्स्ट, ये बहुत जरूरी है। कंटेक्स्ट वर्ड के मायने यहां पर क्या होंगे? मैं कहती हूं कंस्ट्रक्टिविज्म में आपका कंटेक्चुअलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। संदर्भता आपके लिए यहां पे मेन होगा। तो संदर्भता के मायने यहां पे क्या होंगे? कंस्ट्रक्टिविज्म बोल रहा है कि जो भी आप करा रहे हैं ना, उससे कॉपियां मत भरवाइए। वो कॉपियां भर भर के रद्दी की दुकानों पर जाएगी। अगर ये कंटेक्चुअलाइजेशन हुआ तो जब आप अपनी क्लास में इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़कर आए, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग कर ली, आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करके आ गए, तो कम से कम मैं आपको साइबर कैफे पे ये कहते हुए ना सुनूं, भैया एक फॉर्म डाउनलोड करवा देना, बताना कैसे फॉर्म भरना है, ये 1000 रुपया ले लो। आप कौन हो? मेरा करा हुआ MCA करा हुआ है, तो एक फॉर्म डाउनलोड करना नहीं आ रहा है, प्लीज बता दीजिए। या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग कर रखी है और आपके घर में एक बल्ब फ्यूज हो गया और आप अंधेरे में काम कर रहे हैं, कह रहे बिजली वाला आया ही नहीं और देखिए मैं अब क्या करूं। तो आपको क्या लगता है ये एजुकेशन है? दिस इज अ मॉकरी ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म बिल्कुल धुल गया। होना क्या चाहिए था कि आप जो भी कराए अगर वो कंटेक्स्ट को रिलेटेड होता, तो आज हमारी सड़कों के ऊपर जितने हाई डिग्री होल्डर्स है वो बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। देखा होगा आप लोगों ने भी, रिक्शा चलाने वालों को अगर उनकी डिग्री पूछोगे ना तो आपको लगेगा कई लोग आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है। तो इसीलिए जो बाहर के देशों ने करा, हमने तो नाम देकर बस अपना पॉलिश कर दिया स्किल इंडिया, लेकिन चाइना वगैरह में आप आगे की कंट्रीज में देखोगे जो डेवलप है, वहां पे इतने समय तक कि बाल हमारे सफेद हो जाते हैं और हम पेपर देते रहते हैं। होते या नहीं होते? कई घरों में तो मम्मी और बेटी इकट्ठी जाती है पेपर देने। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे को लगता है जब तक आप लोग हमारे को सर्टिफिकेट नहीं दोगे तब तक कैसे मेरे माथे के ऊपर ये लेबल लगेगा कि मैं पढ़ी लिखी हूं। मेरी जानकारी होने के मायने क्या है? जब आप लोग मेरे को स्टैम्प पेपर पे लगा के दोगे, देखो आई एम क्वालिफाइड, मैं कहीं भी डिग्री के लिए जाऊं। इसीलिए PhD कर लेते हैं लोग, लेकिन जब उनको कहा जाता है आके आप थोड़ा पढ़ाइए, तो वहां पे मात खा जाएंगे। क्योंकि हमने क्या करा है, हमने स्किल को नहीं दिया। और आज ये बोला गया है आप स्किल के भी आगे बढ़िए, आप कॉम्पिटेंसी के ऊपर आए।
Had it been competency, अगर ये कॉम्पिटेंसी के रूप में होता तो आज हर एक के पास रोजगार होता, हम सरकार की ओर नजर उठाए ना देखते कि ये घटिया गवर्नमेंट कब जाएगी और हमारे लिए नौकरियां कब लेकर आएगी। कंस्ट्रक्शन वाला कह रहा है कि जब आपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया ना तो आप जॉब्स को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। Why are you looking up to the government that government will provide you jobs? Why can't you people create job? आप सब इतने पढ़े लिखे हैं तो क्या हम अपने लेवल के ऊपर कोई एक रोजगार अपने लिए नहीं बना सकते? लेकिन हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि हमें व्हाइट कॉलर जॉब्स में समझ में आता है कि वो जॉब है, और जितने लोग कामयाब हो जाते हैं वो इस कंडीशनिंग से बाहर निकलकर अपना खुद का कुछ निकालना शुरू कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म कह रहा है कि आप कंटेक्चुअलाइजेशन के ऊपर मेन फोकस करो, जो आपकी रियल लाइफ में आपको कनेक्ट करवाए, जो आप में कॉम्पिटेंसी को लेकर आए, ताकि आप खुद अपने आप में सेल्फ रिलायंट हो पाओ। जब आप आत्मनिर्भर हो जाओगे तभी आपका कंस्ट्रक्टिविज्म माना जाएगा। समझ आई इतनी बात? अब आपका डाउट। बड़ा अच्छा सवाल पूछा, ठीक। अभी तो नहीं हुए हैं, ठीक। कॉम्पिटेंसी वर्ड, ठीक है, दो वर्ड आते हैं। एक आप पढ़ेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी में कि आपने बच्चों में कौन सा स्किल को पैदा करा, ठीक है। स्किल एक वर्ड है और एक वर्ड है कॉम्पिटेंसी। आज बोला गया है हमको एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आना होगा, हमें स्किल से भी आगे हमें कॉम्पिटेंसी पे जाना होगा। जब आपको कोई स्किल आया तो स्किल के मायने क्या है? जो आपको क्लासरूम में पढ़ाया गया उसको लेकर जो भी आपने स्किल डेवलप होना था। से लैंग्वेज, मैंने लैंग्वेज का अगर कुछ भी कराना शुरू करा, मैं मानूंगी कि आपका राइटिंग एक्टिविटी बहुत बढ़िया हो जाएगी, आपको लिखने का कौशल आ जाएगा। अगर आपको वो राइटिंग स्किल आ गया तो मैंने आपको कहा एक आर्टिकल लिख दो, एक डायरी लिख दो, इसके ऊपर आपने लिख दिया। लेकिन अगर ये अपने आप में कॉम्पिटेंसी बन जाएगा तो ये जितने पढ़े लिखे, आप नहीं, पहले मैं अपने आप को कहूं, अगर हम वाक्य ही सही रूप में पढ़े लिखे हैं ना तो हमें ये नहीं कहना पड़ेगा सरकारी दफ्तर में अर्जी लगानी है या मुझे याचिका दायर करनी है, बताइए क्या लिखना होगा, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाएगी, फॉर्म के लिए एप्लीकेशन करनी है, रिज्यूमे बनाना है, मैं कैसे करूं। आजकल जगह जगह आपने देखा होगा साइट बनी हुई है, हाँ जी आप लोगों को रिज्यूमे राइटिंग नहीं आता, आइए हम आपको सिखाएं। तो अगर आज भी हमने लैंग्वेज को पढ़ के राइटिंग का स्किल हमारे अंदर आ गया, अगर वो स्किल आ गया तो आप इसको अक्रॉस डे टू डे सिचुएशन में आप लगा पाएंगे, डाइवर्स में लगा पाएंगे। अगर वो स्किल हुआ तो कहीं वो एक पर्टिकुलर एरिया में लिमिटेड ना हो जाए। अगर आप उसका रेलेवेंस लोगे तो आप इसको जीवन के कई संदर्भों में जोड़ने लगोगे, तब हम कहेंगे आप में योग्यता आई है, आप में कॉम्पिटेंसी आई है। तो योग्यता अपने आप में क्या है? कौशल से भी एक कदम और आगे है। क्या आप सब मेरी बात से एग्री कर रहे हो, इसलिए इतने चुप बैठे हो, या आपको समझ में नहीं आ रहा आप इसलिए इतने चुप बैठे हो? आपकी चुप्पी कौन सी वाली चुप्पी है? मैम कॉन्टेक्स्ट और फिर कॉम्पिटिशन, जो भी वो वर्ड है मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, उनमें फिर डिफरेंस क्या हुआ? क्योंकि इसमें भी तो हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें, हम कंटेक्स्ट में यही बात कहना चाह रहे हैं कि आप कॉम्पिटेंसी को डेवलप करो। जो भी आपका लर्निंग का आउटकम निकल कर आएगा, वो लर्निंग का आउटकम ये ना हो कि किताब में से मैडम ने जो 5 ई पूछे वो आपको आते हैं, नहीं, वो 5 ई को हम यहां से एक कदम और आगे लेके जाएंगे। और अगर आपको ये कंस्ट्रक्टिविज्म बढ़िया लगेगा तो आप अपने हर सब्जेक्ट में सोचेंगे कि हम खुद अपने लेवल के ऊपर कंस्ट्रक्टिविज्म को लगाएं। तो कंटेक्स्ट वर्ड एक ही बात बोल रहा है कि आपने जो भी कराना है वो आपके परिवेश में जुड़ी हुई जानकारी हो। मैं ऐसा आपको ना पढ़ाऊं जो आपको लगे कि एक एलियन वर्ल्ड में हम चले गए। हम बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं कोई भी टॉपिक और आप एग्जाम्पल इतने हाईफाई दे रहे हैं या आप लैंग्वेज इस प्रकार की इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसके ऊपर से जा रहे हैं, हो सकता है जो मेरी क्लास में भी ना हो रहा हो कहीं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमने कंटेक्स्ट को नहीं लिया, हम डीकंटेक्चुअलाइजेशन के ऊपर आ गए। मैं आप लोगों को बात कर रही हूँ नेट की और आप लोगों को लगेगा ये तो हमारे पेपर में ऐसे कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ है ही नहीं, तो आपको लगेगा ये मेरे कंटेक्स्ट में नहीं है। लेकिन हमारे को इस कंटेक्स्ट को किस प्रकार लेके चलना है कि केवल पेपर क्वालिफाई करने तक लिमिटेड ना रहो, बल्कि उसको आगे की अलग अलग जगहों पे भी लगा पाओ, तब हम इसको कॉम्पिटेंसी कहेंगे। तो कंटेक्स्ट के माध्यम से हम कॉम्पिटेंसी को डेवलप करना चाह रहे हैं।
मैं बस कंटेक्स्ट में क्या चाहती हूँ कि मेरे को जो भी बच्चे का अपना आसपास का, या मैं कहूँ कि केवल जो अपना एनवायरनमेंट है, जो अपना परिवेश है, उसमें रिलेट करके बताना है। जो जानकारी बच्चे के साथ या लर्नर के साथ जुड़ी हुई है, अगर ये जानकारी जुड़ी हुई होगी तो लर्निंग अपने आप में बहुत ही सहज और बहुत ही नेचुरल लर्निंग होगी। अगर नेचुरल होगी लर्निंग, तभी उसके अंदर कॉम्पिटेंसी आएगी। अगर आपने डीप कंटेक्चुअलाइजेशन को लेकर चले तो कभी भी कॉम्पिटेंसी नहीं आ पाएगी। प्रैक्टिकल नॉलेज आप बिल्कुल कंटेक्स्ट में कहोगे। अगर आपने प्रैक्टिकल नॉलेज दी है तभी तो आप में कॉम्पिटेंसी आएगी, वरना तो आप किताबों के आंसर ही दे पाएंगे। समझ में आ गई अब बात आपको? चलो, सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट। चलिए, अब इसके बाद आते हैं कि हमारे को यहाँ पे जिन सिद्धांतों की बात करनी है, ये तो कंस्ट्रक्टिविज्म का एक आइडिया था कि इसकी फिलॉसफी किस बात को लेकर है। अब हम आ रहे हैं थ्योरी के ऊपर, ठीक है। पहला जो इनके ऊपर काम था ये कहलाए आपकी जीन पियाजे। इनको एक खास उपाधि दी गई। वो खास उपाधि किस बात को लेकर है? इन्हें कहा गया जेनेटिक, हाँ जी, क्या कहा गया? ठीक आ रहा है आंसर। किसको पता है जी पूरा नाम? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। अगर इनको ये उपाधि दी गई तो इसके लिए क्या मायने होंगे? मैं क्वेश्चन बना के ये ऑप्शन डाल रही हूं आप लोगों के लिए। मैंने कहा हिज वर्क वॉज, ये तो दिखेगा नहीं मेरे ख्याल से, यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा आप लोगों को? नहीं दिखेगा ना। यहां से दिख पा रहा है? His work has been derived from genetics. He believed that heredity plays a major role in construction of knowledge. Heredity plays a major role in construction of knowledge. Children are active explorers. मैंने लिखा नहीं, लेकिन लिटिल साइंटिस्ट वो कथन है उनका कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं, वो उनका कथन है। यहाँ पे आप क्या कहोगे? जो हमने अभी पढ़ा कॉन्सेप्ट, उसमें भी यही चीज बोली गई है कि जो बच्चे होते हैं उनका मतलब ज्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो आंसर आपका सी वाला माना जाएगा। अब हिंदी में मैं क्या बोलना चाह रही थी, इसे हमने कहा आनुवांशिकी, ज्ञान मीमांसा। यहां पर जेनेटिक वर्ड के मायने क्या थे? ये हेरिडिटी से रिलेटेड बिल्कुल नहीं था। ये वर्ड क्या था? जेनेटिक का मतलब था जेनेसिस। जेनेसिस वर्ड का मतलब क्या है? सृजन करना। किसका सृजन करोगे, किसकी रचना करोगे? एपिस्टेमोलॉजी, ये कहलाता है ज्ञान। यानी कि यू आर क्रिएटिंग नॉलेज, यू आर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। समझ में आया? जीन पियाजे को हमने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर्स
they will create knowledge. They will create knowledge. They are not passive recipients of knowledge, because they are not passive recipients of knowledge. हिंदी करवानी है कोई? यहां से करवाऊं? ठीक है, लिखिए। जीन पियाजे को आनुवांशिकी ज्ञान मीमांसी कहा गया। जीन पियाजे को आनुवांशिकी ज्ञान मीमांसीय कहा गया क्योंकि उन्होंने ज्ञान की रचना पर बल दिया। ज्ञान की रचना पर बल दिया। उनका यह मानना था कि बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है। बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, अपितु वे ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्लीन कर लूं क्या मैम? जेनेटिक वर्ड का कई बार हमारे दिमाग में ऑप्शन आएगा कि पियाजे ने ये माना कि ये हेरिडिटी के ऊपर है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में यही आएगा ना, जेनेटिक को लेकर आप लोग हेरिडिटी पे ही रिलेट करोगे। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे जेनेटिक वर्ड का मतलब ना तो जीन्स के ऊपर है, ना नेचर के ऊपर है, ना आपकी हेरिडिटी पर है। ये केवल बता रहा है कि आप नॉलेज को कैसे क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि जो वर्ड आपका जेनेसिस है उसके मायने अपने आप में क्या है कि आप किसी चीज को बना रहे हो। समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़ो। हाँ, बिल्कुल होगा। तो उनका ये मानना ही यही है कि आपका जो भी ज्ञान की रचना है, अगर मैं कह देती कि आपकी वाली बात कि हम जेनेटिक वर्ड को उसी सेंस में यूज कर लेते, तो हमको ये लगता है जिनका अपना माँ बाप से उनको आईक्यू ज्यादा मिला है वो ही बच्चे हमेशा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये लिया है कि अगर हम जीन पियाजे के सिद्धांत को पढ़ेंगे, उन्होंने दो बातों को मेन माना है, एक है आपका नेचर और एक है आपका नर्चर। अगर हम नेचर को लेके चलेंगे, नेचर बोल रहा है जो भी आपको हेरिडिटी ने दिया, और नर्चर बोल रहा है जो भी आपको एनवायरमेंट से मिला। आप में कितने ही गुण हो, लेकिन अगर आपको एनवायरमेंट नहीं मिला, आप अनसंग हीरो की तरह अपनी प्रतिभाओं को अपने में समेटे रखोगे। लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा एनवायरमेंट मिल गया तो हो सकता है, जैसे कि रानू मंडल रेलवे स्टेशन के ऊपर भीख मांग रही थी, गाने गा रही थी, अगर उसको रेशमिया ना मिलता तो कभी भी वो हिट ना हो पाती। यानी कि कोई भी प्रतिभा मर जाएगी अपने आप अगर उसको एनवायरमेंट ना मिला। तो आप में कितनी भी बुद्धि है, लेकिन अगर आप लोगों को एनवायरमेंट नहीं मिला तो कामयाब नहीं होंगे। अगर आइंस्टाइन कामयाब हुआ तो उसके कामयाब होने के पीछे एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। या आपने बल्ब बनाने वाले के बारे में जाना तो उसके बारे में क्या कहा गया, स्कूल वालों ने तो कुछ और बोला। तो हम हर जगह ये देखेंगे कि आपके अंदर जो भी हेरिडिटी में है वो फ्लरिश तब हो पाएगा, वो अपने आप में मैनिफेस्ट तब हो पाएगा जब आपको एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट मिले। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। कौन से तीनों को अभी बताऊंगी। ठीक है, पहला वर्ड ये कह रहा है कि हमने कहा ये बायोलॉजी से लिया गया वर्ड है। जेनेटिक्स वर्ड का मतलब क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। मैंने कहा क्या इनका जो काम है वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को डेडिकेटेड है? नहीं है। इन्होंने बायोलॉजी के बारे में नहीं बोला कि अगर आपका डीएनए ये वाला होगा ना
तब आप आइंस्टाइन बनोगे। अगर आपके डीएनए में ये चीज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं कहा। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जिनके माता पिता बहुत इंटेलिजेंट होंगे उनके बच्चे होंगे इस प्रकार के इंटेलिजेंट, ये बात भी नहीं कही। उन्होंने कहा है कि बच्चे अपनी नॉलेज को खुद क्रिएट करेंगे, आपको एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे बढ़ूं अब मैं। उनके अकॉर्डिंग मैम वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जेनेटिक का मतलब सृजनात्मकता से है, रचनात्मकता से। हाँ, तो यही मैंने आपको लिखकर बार बार दे रही हूँ कि नॉलेज क्रिएशन है। ये वर्ड के मायने ही ये है कि मैंने क्या कंस्ट्रक्ट करा है। मैम ये जो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ये तो फिर जरूरी नहीं ना कि स्कूल एनवायरनमेंट या ऐसे ट्यूशन एनवायरनमेंट ही हो, ये तो घर का, आपके आसपास का जितने भी एनवायरनमेंट जिसमें एनवायरमेंट अपने आप में हम इस नर्चर वर्ड को एक अम्ब्रेला टर्म के तौर पे लेते हैं। वो अम्ब्रेला टर्म ये कह रही है कि आपको अपने घर में क्या एनवायरमेंट मिला, आपको अपनी सोसाइटी एट लार्ज में क्या मिला, चाहे वो आपका स्कूलिंग को लेकर है या आपका कोई भी आसपास का जो नेबरहुड है या कल्चर है जहां से आप बिलोंग करते हो, उन सभी का रोल होगा, सब इन्वॉल्व होंगे। उन सबको हमने कलेक्टिवली बोला नर्चर। ठीक है, चलिए अब मैं इस पॉइंट को लेकर चलती हूँ कि मैंने कहा कि ये कहते हैं नेचर भी है और नर्चर भी है। अब नेचर का मतलब क्या है यहाँ पर? दोनों वर्ड का, ये दोनों वर्ड को कहते हैं कि जो आपको अपनी हेरिडिटी से मिला है, यानी कि जो भी आपको ट्रेड्स मिले हैं, उस ट्रेड्स के अकॉर्डिंगली आप में मैच्योरिटी आएगी। तो जो भी मैच्योरिटी है वो डिपेंडेंट है आपकी हेरिडिटी पर है। और इस मैच्योरिटी के साथ जो भी आप में ट्रेट आए हैं, उनका एक्सप्रेशन, उस टैलेंट का एक्सप्रेशन जो है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है। एक्सप्रेशन ऑफ दोज हेरिडिटरी ट्रेट्स will be possible when children get adequate environment. एनवायरमेंट को शॉर्ट में लिखा है, अब हिंदी में सुन लीजिए। यहां पर हम इसे कहते हैं प्रकृति पोषण। प्रकृति पोषण, दोनों वर्ड के मायने समझ में आ जाएंगे हिंदी में। प्रकृति वर्ड क्या बोल रहा है कि जो भी आपको नेचर से मिला है, हेरिडिटी ने जो आपको दिया, उस हेरिडिटी के अकॉर्डिंगली आप में मैच्योरिटी आएगी, आप में परिपक्वता आएगी। वो परिपक्वता अगर आप में आएगी, क्यों आपके सोचने का तरीका और आपसे छोटे बच्चे के सोचने का तरीका, दोनों का सोचना बिल्कुल अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि दोनों का मैच्योरिटी अलग है। और जो मैच्योरिटी है उसमें अगर हम देखें, 5 साल के 2 बच्चे हैं, एक का आपको लगेगा वो जल्दी ग्रास्प कर पा रहा है, एक का आपको लगेगा नहीं कर पा रहा है। फर्क इस बात को लेकर होगा कि उनकी जो सोचने की मैच्योरिटी है वो कहीं ना कहीं उनकी हेरिडिटी पे डिपेंड कर रही है। पर वो उभरेगा तब जब उसको आप वो एनवायरनमेंट दोगे जहां पर वो अपनी बात को रख सकेगा। अगर आप ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहां पे केवल कॉपियां भरी जा रही है तो कहीं पर भी नहीं समझ पाएगा। अगर आप ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहां पे 8 पीरियड में 4 पीरियड पढ़ाएंगे और 4 पीरियड कहेंगे बच्चे खेलेंगे, तो एज अ पेरेंट आपका क्या मानना होगा? अगर आपको ये लगे कि आपके बच्चे के स्कूल में 4 पीरियड पढ़ाएंगे, 4 में कहेंगे भाई आप एक्टिविटी करो, आप खेलो, विल यू बी कंफर्टेबल? नहीं। पर ये बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे साथ भी हुआ। मेरे बच्चे जब स्कूल में जाने लगे तो मैंने स्कूल चेंज करा। पहले वाले स्कूल में पूरे 8 पीरियड पढ़ाई होती थी। मैं आती थी, बच्चे बिल्कुल थके हुए, बिल्कुल लगता था आएंगे खाना खा के सो जाएंगे, और उनको खूब सारा होमवर्क मिला होगा और हमारी रात 12 बजे तक हम सब बैठ के होमवर्क करेंगे। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्कूल। मुझे भी लगा यही अच्छा है। लेकिन जब मैंने स्कूल चेंज करा, मैंने तो देखकर हैरान ही हो गई। रोज पता नहीं किताबें कम जा रही है, कभी वो कलर्स लेके जा रहे हैं, कभी वो अपने ऑर्गेमी शीट लेके जा रहे हैं,
बहुत सारी चीजें लेके जा रहे। फिर मैंने पूछा, टाइम टेबल देखा, स्कूल में जाके दोबारा पता करा ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा हम ना 4 पीरियड पढ़ाएंगे, 4 पीरियड आपके बच्चे को खेलना होगा। मुझे लगा भाई वो तो घर में भी खेल लेंगे, तो उसके थोड़ी पैसे हम भर रहे हैं यहाँ पर। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा वही स्कूल बढ़िया है जहां पर आप लोगों का कम्युनिकेशन इंप्रूव हो। आप अगर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इतने पढ़े लिखे होने के बाद एक पर्सनल इंट्रोडक्शन अगर इंटरव्यू में पूछ ले और हमारे पसीने छूट गए, तो आप बताइए वो पढ़ाई लिखाई किस काम की है। इससे बढ़िया तो ये है कि बच्चे को अपनी बात रखनी आए, वो बेबाकी के साथ अपना स्टैंड लेना सीखे, तो वहां पर हम कहेंगे वाकई ही कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हुआ है। उसके लिए चाहिए क्या होगा? एनवायरमेंट। वो एनवायरमेंट आपको कहाँ मिला, चाहे घर में मिला हो या स्कूल में मिला हो। अगर स्कूल आपको डब्बू बना रहा है और वो क्या कह रहा है, एक जमाने में ऐसा कहा जाता था, अब तो कोई कर दे तो टीचर ही बाहर हो जाएगा, पर आपने अपने बचपन में सुना होगा, अच्छे बच्चे कैसे, मुंह पे उंगली ऐसे। सुना है गाना आपने? आज किसी स्कूल में गाना नहीं चलता। अगर ऐसा गाना चल गया तो टीचर के मुंह पे उंगली रखा के बाहर निकाल देंगे। आज हमारे लिए एक अच्छा एक्टिव क्लासरूम क्या है? शोर हो रहा है क्लास में, लेकिन अब वो ऐसा शोर नहीं हो रहा कि यहाँ पे चेयर उठा उठा के फेंक रहे हैं, नहीं। वो एक्टिविटी में बच्चे अपना आपस में लगे हुए, नींद आ गई जाके एक स्टॉल ले लो, तो वहां पर हमारे लिए बढ़िया क्या है कि उनको एक्टिवली एंगेज किया जाए। तो वही मायने थे कि आपका एंगेज होगा तभी वो एक्सप्लोर करेगा, एक्सप्लेन करेगा और आगे बढ़ के उसको एलाबरेट करेगा। तब हम इवैल्यूएट करेंगे कि क्या केवल कॉपी किताब तक ही सीमित रह गया या आगे भी निकल पाया। समझ आ गई इतनी बात? चलो, अब आता है प्याजे ने मेन एजम्पशन किस बात को लेकर करी। उन्होंने कहा मैच्योरिटी से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बाय द वर्ड मैच्योरिटी, अब ये मान लो कंस्ट्रक्टिविज्म हो रहा है, ये जो विस्परिंग की आवाजें आ रही है कि आप लोग टॉपिक को लेकर डिस्कशन कर रहे हो या कह रहे हो मैम क्या पढ़ा रही है, मैं समझ में नहीं आ रहा। अगर टॉपिक अच्छा लग रहा है तो ये आगे सुनोगे ना तो आप लोगों को और बढ़िया लगेगा, पर मेरे को आपको पूरा डिटेल में नहीं कराना, मेरे केवल आप लोगों को ब्रीफ करना है, ठीक है। बाकी ये टॉपिक ही बहुत अच्छा है। मैच्योरिटी का मतलब क्या है? उनका ये मानना है कि बच्चों का जो चिंतन है वो प्रौढ़ों के चिंतन से भिन्न है। थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। बच्चों का चिंतन वयस्कों के चिंतन से भिन्न है। थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। Children's thinking is qualitatively different from adults। पर पियाजे से पहले ये बात नहीं मानी जाती थी। पियाजे से पहले बोला जाता था कि जो छोटे बच्चे हैं वो अपने आप में मिनी अडल्ट्स है। बिफोर पियाजे दिस वाज द assumption, और इस assumption का मतलब ये था कि हम ये मानते थे कि ज्ञान की मात्रा बच्चों में कम है तभी वो मिनी अडल्ट्स कहलाए। तो पहले का अप्रोच क्वांटिटेटिव था, पियाजे ने आके उसे क्वालिटेटिव बनाया। समझ में आ रही है बात? बच्चे, ज्ञान की मात्रा बच्चों में प्रौढ़ों से, अडल्ट से कम है। ये जो हमारा कंसेप्ट है, ये बच्चों में इसके बाद ज्ञान की मात्रा बच्चों में प्रौढ़ों से, प्रौढ़ का मतलब वयस्क, और इंग्लिश में मैंने अलग लिखा है, ठीक है। मैंने सेम बात को ही इंग्लिश में लिख दिया है।
समझ आ रही है आप लोगों को ये बात? ये जो हम लोग बोलते हैं ना बच्चा, तो पहले बोला जाता था बच्चा भी अपने आप में क्या है, मिनी अडल्ट है। इस बात को कैसे माना गया? अगर हम मेडिवियल पीरियड से भी बहुत पीछे जाकर पेंटिंग्स वगैरह को निकालते हैं तो हमें दिखा बच्चा वर्ड का मतलब क्या है, या तो वो गोद में है, ठीक है, इतना छोटा, या वो बड़ा है। बड़ा का मतलब क्या है, उसका पहनने का तरीका, कपड़े का क्या है, कि अगर वो 5 साल की बच्ची है, 8 साल की बच्ची है, तो मैं अभी बोल रही हूँ वो भी मेरी तरह ड्रेस अप होगी, हो सकता है ये भी ऐसे होगा। तो उन्होंने पाया कि बच्चों को भी हम यही मानते हैं कि वो मिनी अडल्ट है। एक ऐड आपने देखा होगा मिंत्रा का, उसमें क्या नाम है लड़के का, रणवीर कपूर है और एक आलिया भट्ट है ना, तो ऐसा कुछ ऐड दिखा रखा है कि उनकी नकल छोटे बच्चे कर रहे हैं। एक छोटी बच्ची है वो साड़ी पहनी हुई है, एक लड़का है वो मूछे मूछे लगा के ऐसा सब बना के दिखा रखा है। तो वो आइडिया क्या बता रहा है, चिल्ड्रन आर मिनी अडल्ट्स, यानी कि उनका सोचने का जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम है। प्याजे ने आके इस बात पे ऑब्जेक्शन करा, उन्होंने कहा ये क्वांटिटी नहीं, ये क्वालिटी को लेकर है। ये क्वालिटी को लेकर कैसे है, बारिश हो रही है, आपने एक छोटे बच्चे को बोला बारिश की बूंद कैसी है, वो बोलेगा गोल गोल। कैसे, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, बारिश की बूंदें गोल गोल। यही बात आप एक 15-18 साल के बंदे को पूछो बारिश की बूंदें गोल क्यों होती है, क्या वो ये गाना सुनाएगा आपको? वो कहेगा सिंपल, सरफेस टेंशन का है। भाई अगर आपका स्फेरिकल है तो अगर ये स्फेरिकल इन शेप है तो सरफेस टेंशन के कारण है। तो क्या आपको लगा दोनों का जो आंसर है वो बिल्कुल अलग है? व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट अबाउट? यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बच्चे का सोचने का नजरिया और एक बड़े के सोचने के नजरिए में फर्क है। यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन बट यू आर गेटिंग डिफरेंट रिस्पॉन्सेस। नाउ व्हाई आर यू गेटिंग डिफरेंट रिस्पॉन्सेस? दैट इज एज पर देयर मैच्योरिटी लेवल। अगर वो छोटा बच्चा है उसका मैच्योरिटी लेवल ये है कि वो अपने परिवेश में उसको रिलेट कर पा रहा है, और जो बड़ा है वो इसके पीछे की वो कहानी देख पा रहा है जो आपने स्लाइड शो में नहीं दिखाई है, बट ही कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसीलिए जब हमको पढ़ाना होता है छोटे बच्चों को तो हमारी जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल उनके लेवल के ऊपर है। क्यों है? कंटेक्स्ट नहीं बनेगा। अगर मुझे एक छोटे बच्चे को फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है, क्लास 1 में या 2 में बताना है, तो मैं वहां पे क्या कहूंगी, बेटा वेयर डज योर मदर कुक फूड? मम्मा कुक्स इट इन द किचन। ओके, प्लांट्स ऑल्सो हैव किचन। ताकि अब हमने क्वेश्चन क्या पूछा, बताओ एक पौधे की रसोई कहां पर है? अब वो रिलेट कर पाएगा। अब यही बात को अगर आपको ज़ूलॉजी कराते कराते जब हम पढ़ा करते थे तो हम सोचते थे काश हमारे लिए आज भी ऐसा होता और हमारे को वो P680 P700 उसके मॉलिक्यूल्स कैसे ब्रेक करेंगे, इतनी लाइट आएगी तो क्या होगा। तो हमारे लिए अब्स्ट्रैक्ट के ऊपर था और उनके लिए बहुत सिंपल कॉन्क्रीट टर्म्स में था, यानी कि जिन चीजों को आप दिखा पाओ। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो हमारे को चीजों को बड़ा घुमा घुमा के बताना पड़ता है, और हमको वो चीजें बच्चों को एक नियम के रूप में दे दिया। अब उसके कितने लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है वो मैच्योर लोग पता लगा सकेंगे, लेकिन छोटे नहीं लगा पाएंगे। आर यू गेटिंग माई आइडिया? तो यानी कि सोचने का तरीका बदला। तो हमने कहा क्वांटिटी में फर्क नहीं है, इट इज मोर अबाउट द डिफरेंस इन द क्वालिटी, एंड डिफरेंस इन क्वालिटी इज डिटरमाइंड बाय देयर मैच्योरिटी लेवल। अब यहां तक क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मिनी अडल्ट है, इसी से तो हमारे यहाँ पे बाल विवाह शुरू हुए थे कि हमने बच्चों को क्या माना, मिनी अडल्ट। तो हमें लगा इनकी शादी कर दो, तो हमारे यहाँ बाल विवाह का कंसेप्ट ही वहां से शुरू हुआ। अब देखते हैं इन्होंने अपनी इस बात को अपनी स्टेजेस में कैसे बताने की कोशिश करी। इन्होंने क्लिनिकल इंटरव्यूज की टेक्निक को अपनाया, उसको हम स्टोरी टेलिंग भी कहेंगे, और बच्चों को कुछ भी पूछना शुरू करा। इसमें यह नहीं है कि आपका आंसर ठीक आया या आपका आंसर बिल्कुल गलत आया। He was least bothered about the correctness of the answer. He was only concerned about this thing, सोचने का तरीका क्या बन रहा है।
तो इसीलिए इन्होंने 4 स्टेजेस दी। पहली स्टेज को इन्होंने बोला सेंसरी मोटर, जिसके लिए आपको बस इतना पता हो कि एज क्या है। पहले मैं ये बता देती हूँ, अगर बढ़िया एग्जामिनर हो ना तो वो आपको ऑप्शन डाल के दे 0 to 2 या जन्म से 2, तो आप कहेंगे जन्म से 2, 0 to 2 तो है ही नहीं। 0 to 2 का मतलब क्या है? आप कह रहे हो प्री नेटल का, यानी कि पैदा होने से पहले का। ठीक है, तो 0 अगर कभी लगा हो तो वो गलत है। यहां पर हम कहते हैं, एक छोटी सी टर्म आपको बता रही हूं, स्कीमा। ये स्कीमा, हाँ, अगर क्वेश्चन में इस तरह से आता है कि 0 to 2 और ऑप्शन में ये रहता है कि ऐसे ही नहीं होगा, या जन्म से 2 इयर्स ऐसे होगा। 0 गलत होगा। क्यों गलत होगा? हमने कहा कि जन्म के बाद, और 0 का मतलब आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो प्री नेटल। मैं कहती हूँ प्री नेटल जन्म से पहले भी तो 3 अवस्थाएं होती है। तो आप मैम क्या जर्मिनल स्टेज की बात कर रहे हो, आप एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहे हो, आप फीटल स्टेज की बात कर रहे हो? ये है जन्म से पहले की अवस्थाएं, हम कह रहे हैं जन्म के बाद की। तो जन्म से पहले 0 में मैं यहां उलझ जाऊंगी, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पाते और वो कई बार ऑप्शन पे लगा भी देंगे, हाँ 0 to 2 है। तो ये 0 कभी बनेगा ही नहीं। 0 की व्याख्या है कि 0 में भी आपकी 3 अवस्थाएं हैं। वो 9 महीने जो है, वो 9 महीने कैसे कैसे आपने डिवाइड करे। चलिए अब हम देखते हैं स्कीमा वर्ड के मायने क्या है। स्कीमा वर्ड का मतलब क्या है? ये क्या है? ये क्या है? यानी कि आपके दिमाग में एक एलिमेंट्री आइडिया है, भैया ये मार्कर है, व्हाट इज दिस मार्कर यूज्ड फॉर? क्या करूंगी भाई मैं इस मार्कर का? ओनली फॉर राइटिंग ऑन द बोर्ड। ठीक है, मैं कॉपी पे लिख लूं इससे? नहीं, हाँ, तो कॉपी पे क्यों नहीं लिख पाऊंगी? इंप्रेशन पूरा आएगा, अगला वाला पेज भी मेरा खराब हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को एक थोड़ा एलिमेंट्री आइडिया है कि ये मार्कर के क्या मायने हैं। तो अगर आपको छोटा सा भी आइडिया है, वो आपका दिमाग में एक स्कीमा बना हुआ है। तो स्कीमा को हम क्या कहते हैं? एक मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है, जहां पर आप अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। एक मेंटल स्ट्रक्चर है, नॉलेज है, या हम इसको कह देते हैं यूनिट ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान की इकाई है। जब बच्चा सेंसरी मोटर पर है तो वो अपने हर स्कीमा को अपनी सेंसेस से बनाएगा। यहाँ, यहाँ, यहाँ टच, या आपका टेस्ट। छोटे बच्चे को भी पता है, जब आप दाल का पानी पिलाने लगोगे ना 4 महीने या 6 महीने के बच्चे को, वो मुंह से उल्टेगा। उसका स्कीमा बना हुआ है, यानी कि उसको पता है कि कुछ अलग मिल गया है। उसके सामने आपने एक वीडियो देखा होगा, एक शॉर्ट देखा होगा, छोटा सा बच्चा है, पीले रंग की साड़ियां पहनी, बिल्कुल एक जैसी फिगर वाली, बहुत सारी औरतें खड़ी हो गई और कह रही है आजा लल्ला, आजा आजा। वो सबके पास जाता है, लेकिन वो इस बात के ऊपर बिल्कुल भी उसको समझ में, मतलब ये नहीं है कि वो असमंजस में पड़ जाएगा कि मेरी माँ कौन सी है। वो सारी पीली साड़ियां वाली हैं, वो सबकी एक ही आकृति है, फिर भी उनके घूंघट लगे हुए हैं और सबका एक ही आवाज निकल कर आ रहा है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक दे रखा है, लल्ला मेरे पास आजा। लेकिन वो केवल अपनी माँ के पास जाके हक करता है। क्यों? उसका स्कीमा बना हुआ है। वो स्कीमा किससे बना हुआ है? बच्चे को माँ की खुशबू होती है। आपने देखा होगा या सुना होगा, जब माँ सोकर उठ जाएगी तो बच्चे को पहले पता चलता है कि माँ उठ गई है, क्योंकि उस बच्चे का स्कीमा बना हुआ है। और वो इतना ज्यादा बना हुआ है कि ये भी कुदरत का ही है कि जब तक बच्चा बोल नहीं पा रहा होता तब तक उसकी सेंसेस बहुत शार्प होती है। आपको पता नहीं चलेगा कि दरवाजे पे कौन नॉक कर रहा है, पर आपके बच्चे को पता होता है दरवाजे पे नॉक कौन कर रहा है, क्योंकि उसका स्कीमा कहाँ से बना हुआ है। ये वो केवल यहीं पर ही फोकस है। आप दुनिया भर के 10 चीजों के अंदर 36 चीजों में आपका दिमाग घूम रहा है, लेकिन उसकी स्कीमा बहुत लिमिटेड है। जब लिमिटेड होती है ना,
तो आप उसकी गहराइयों में उतर पाते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चा वर्ल्डली सेंस में आने लगेगा तो उसके भी ये स्कीमा में डिस्ट्रैक्शन बहुत होंगे। स्कीमा आज भी है हमारे पास बहुत बढ़िया। जो लोग मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं उनको इस समय मैं इतना बोल रही हूँ ना, अगर वो 1 मिनट भी काम हो जाएंगे ना यहीं पर ही, तो उनको अपने अंदर जो ध्वनि है ना वो सुनाई देने लग जाएगी। और ये हम सबको सुनाई पड़ती है, लेकिन हम लोगों को मौका ही नहीं मिलता कि कभी तो हम इन सारी चीजों से हटकर बिल्कुल एकांत में बैठे, तो आपको अपने अंदर बहुत सारी चीजें ही दिखने लगेगी। छोटे बच्चे का वही स्कीमा बहुत शार्प होता है। अब आते हैं कि इसमें बच्चे का मेन क्या क्या अचीवमेंट होता है। पहला अचीवमेंट जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी जिसको हम कहेंगे वस्तु स्थायित्व। अब इसको समझ लीजिएगा क्या है अपने आप में। छोटा बच्चा होता है, वो आपका मोबाइल देखेगा तो आप उसको मोबाइल देंगे? नहीं देंगे छोटे बच्चे को। हम क्या करते हैं कई बार, वो जो गुब्बारे की फेरी वाले घूम रहे होते हैं ना, उनके पास एक 20 रुपए का मोबाइल मिलेगा आप लोगों को। एक तो होता है बिल्कुल आपका पिंक कलर का, गाना लगाओगे, या तो सैटरडे नाइट का आता है, या आप लोगों का आता है खाई के पान बनारस वाला। अब वो पिंक कलर वाला बच्चे को बड़ी जल्दी समझ में आ रहा है, स्कीमा बना हुआ देखकर, भाई ये कौन सा पिंक कलर का गुलाबी रंग का ऐसा छोटा मोटा लाइटों वाला, तो बच्चा वो नहीं लेता। फिर आपने क्या किया होगा, आजकल आपने देखो को बिल्कुल सैमसंग वाला डमी मोबाइल बिल्कुल वो मिलने लगते हैं। हमें लगता है हम अपने बच्चे को वो दे दें, और हम बच्चे को दे देते हैं, वो इतना सियाना पटक के फेंक देता है, फिर वो आपके पर्स में जाके घुस के देखने लगता है कि एक्चुअल वाला आपने कहाँ पे छुपाया हुआ है। और पहले जमाने में हम बच्चों को क्या कहते थे, चिड़िया ले गई। अब तो जब हम कहते हैं ना चिड़िया ले गई, तो वो बच्चा आकाश में देखता ही नहीं है, वो पीछे देखने आ जाता है। उसको लगता है चिड़िया आकाश में, पागल बन रहे हैं। वो पीछे जो देखने आ गया तो उसके दिमाग में क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। यानी कि अब वो पागल नहीं बन पा रहा, उसके दिमाग में ये बात बैठी हुई है, इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल टू मी, इट डज नॉट मीन दैट ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, इट स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और जितना वो एक्सप्लोर करेगा, आपके घर में जितना कूड़ा मचेगा, इसका मतलब साउंड चाइल्डहुड है। अगर आपके घर में ऐसा बच्चा है जो बेचारा बिल्कुल शांत होकर बैठा हुआ है, खिलौने टूटते नहीं है, आप बड़े आराम से उनको सजा लेते हो, तो आपके घर में बचपन रो रहा है। एशियन पेंट्स का एक ऐड है ना, हर घर ये कहता है इसमें कौन रहता है, तो वो ऐड वही है कि आपने पेंट करवाया, कितना ही बढ़िया करवाया, पर उसकी दीवारों के ऊपर कभी सब्जी के भी निशान हो, कभी कलरिंग के हो, जो भी है, मतलब वो घर में पता चलेगा बचपन है भी या नहीं है। और जहां पर आपके फर्नीचर लगे हुए, ग्लास टेबल लगी हुई है, आप बच्चे को बिल्कुल घूमने के लिए इतनी जगह देते हैं, बेचारा बच बच के यहाँ न टूट जाए, यहाँ न टूट जाए, वो बचपन नहीं होगा। वो फाइन मोटर स्किल कब आएंगे, जब आपकी दीवारों में बिल्कुल चित्रकारी हो और खिलौने ऐसे हो कि आप लेकर आए 2 दिन में अगर वो नहीं टूट रहा तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। वो आए और टूट जाए एकदम। और हम तो बच्चों को क्या कराते हैं, जन्मदिन पर खिलौने मिल जाए, हम बच्चे के खिलौने उठा के अलमारी पे रख देते हैं। अगला किसी बच्चे का आएगा ना, इसी में से निकाल के देंगे। लेकिन अगर सही घर होगा तो वो उसी समय सारे खोल मारेगा और अगले 2 दिन के अंदर ही सबके अंजर पंजर बिल्कुल ढीले हैं, तो इसका मतलब वो बचपन है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब पढ़ा आपने यहाँ पे क्या है, यहाँ हमने मेन पढ़ा है ऑब्जेक्ट परमानेंसी। इसको हम हिंदी में कहते हैं वस्तु स्थायित्व। इसकी परिभाषा क्या है, छुपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालने की संज्ञानात्मक क्षमता, एबिलिटी टू रिट्रीव द हिडन ऑब्जेक्ट, एबिलिटी टू रिट्रीव हिडन ऑब्जेक्ट्स।
बस इतना आप लोगों को पता हो, आपका पहला वाला स्टेज खत्म हो गया है। बहुत डिटेल में, ये इतना डिटेल में है कि इसके अंदर भी 6 समाई हुई है, पर आपको नहीं करना। क्लीन कर दूं अब मैं? परिभाषाएं लिख ली आप लोगों ने? उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल। द वर्ड इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द कंसेप्ट। जैसे यहां पे आपको नाम से समझ में क्या आया, बच्चे ने जो भी स्कीमा बनाया वो यहां से बना या वो यहां से बना। वो मोटर में कैसे बना, ये जो खिलौना है ये कैसे चलेगा, मुझे कौन सी मूवमेंट करनी है, क्या मुझे पुश वाला बटन लगाना है, मुझे धागे को लेके खींचना होगा, मुझे चाबी भरनी होगी, या फिर सिंपल क्या है कि अपने हाथों से रेलगाड़ी हो या गाड़ी हो उसको चलाना होगा। आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड, इसलिए होता है कि बच्चे के सामने ऑब्जेक्ट परमानेंसी को आप यही कहेंगे। अगर आउट ऑफ साइट इज नॉट इक्वल टू आउट ऑफ माइंड, यानी कि आपको ये लग रहा है कि जो दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गया। अगर फिर भी वो आपके दिमाग में बैठ गया तब तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी है। और अगर नहीं डेवलप हुई तो आपने कहा वन दैट डज नॉट एग्जिस्ट या दैट कैन नॉट बी सीन, इट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर आपके माइंड में उसकी पूरी पिक्चर बनी हुई है तो आपने ऑब्जेक्ट और बाद में वर्ड क्या बोल रहा है, परमानेंसी, यानी कि टेम्परेरी नहीं है, आपने हटा लिया लेकिन मेरे माइंड में वो पिक्चर अभी भी बनी हुई है, मैं उसको एक्सप्लोर करूंगा। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। वो एक्सपेरिमेंट कोई पूछेगा नहीं इसलिए बता नहीं रही, वो इतना सिंपल एक्सपेरिमेंट है, इसको बोलते हैं पीकाबू। ये पीकाबू क्या है, ये जो हमारे इंडियन कल्चर में होता है, हर माँ 2-3 महीने के बच्चे को ऐसे ही खिलाती है और फिर वो कहती है झा, तो बच्चा बड़ा खुश होता है। इसी को प्याजे में उनके यहाँ पर बोला जाता है पीकाबू, और हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं झा, करते हैं ना हम लोग अपने घरों में। तो वही बात है कि बच्चे को ये समझ में आ रहा है माई मदर हैज नॉट गॉन एनीवेयर। वो हमें लग रहा है कि चेहरा छुपा हुआ है, बट स्टिल शी इज अराउंड मी। द मोमेंट शी डज इट, द चाइल्ड कुड सी द फेस ऑफ द मदर। समझ में आ गई इतनी बात? अब अगला वर्ड है आपका प्री ऑपरेशनल। अगर वर्ड बोल रहा है प्री ऑपरेशनल, पूरी कहानी इस बात को लेकर है, क्या आप चीजों को दिमाग में घुमा फिरा सकते हो, 1 to 4, 4 to 1 कर सकते हो। अगर आप मैनिपुलेट कर गए तो आप ऑपरेशनलाइज कर पा रहे हो, और अगर आप एक बिंदु पर अटक गए, आपकी सुई अटक गई एक बिंदु पर, तो आप प्री ऑपरेशनल हो। वर्ड के मायने क्या है, मैं चीजों को ऑपरेशनलाइज नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि मैं तो एक बिंदु पर अटक गई। वो एक बिंदु का मतलब क्या है? अगर बच्चे को पूछा जाए बेटा दादी बड़ी है या मम्मी बड़ी है, आजकल तो दोनों एक जैसी दिखती हैं, फैशन का जमाना है, तो उसमें भी अब हम बच्चों से अगर कंपैरिजन करवा ले तो मान लीजिए माँ जो है वो लंबी है और दादी जो है वो थोड़ी छोटी है, तो दादी की तो बल्ले बल्ले, दादी तो बड़ी खुश हो जाएगी, बच्चा सीधे ही छूटते क्या बोलेगा, मम्मी बड़ी है मम्मी। और दादी को लगेगा मैं अभी भी संतूर साबुन से नहाती हूँ तो मेरी त्वचा ऐसी है। नहीं, वो बच्ची ने ऐसा क्यों बोला, वो है सेंट्रेशन। क्योंकि सेंट्रेशन क्या बोल रहा है, मैं तो एक बिंदु पर ही चलूंगा, और वो एक बिंदु मुझे क्या लगा, हाइट लगा। कभी आपने एक बात को सोचा हो, बच्चों के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो आपकी अगर किसी की परनानी या परदादी हो तो आप देखोगे जॉनसन के प्रोडक्ट का कलर कभी नहीं बदला। ठीक है, ये जो चॉकलेट आप खा रहे हैं, एक्लेयर्स की टॉफी कभी लाल रंग में देखी, आज भी वही नीली आ रही है। वो डेयरी मिल्क भी कलर कभी चेंज नहीं करा, क्यों नहीं कर रही है वो कलर चेंज? उनको पता है अगर कलर चेंज हो गया ना सेल गिर जाएगी एकदम। वो सेल क्यों गिरेगी? क्योंकि बच्चे को पढ़ना नहीं आता, ECLAIRS एक्लेयर्स। बेटा नई वाली निकली, खाली खाली नई वाली है और ज्यादा चॉकलेटी है, परा कर पीछे, वही वाली दे दो अंकल। वो जो पुरानी वाली ले रहा है उसके मायने क्या है? आप ये देखो कलर के ऊपर फ्रूटी टेट्रा पैक की आज भी ज्यादा बिक रही है। फ्रूटी वाले ने कोशिश करी मैं 10 रुपए में ही इसको बॉटल में ले आऊं,
क्योंकि बॉटल में पीना बड़ा आसान है, और टेट्रा पैक में बच्चा जैसे पियर्स करेगा ना वो गिरेगा बहुत, क्योंकि बच्चा उसको पकड़ता है क्या, उसको तो मजा आता है, ऐसे करके देखो, अपने कपड़े माँ के कपड़े सबके भिगा देगा। तो वो जो है उन्होंने ये करके देखा, उनकी सेल में फर्क आ गया। आप देखेंगे हर जगह अभी भी आपको टेट्रा पैक ही मिलेगा, क्योंकि वो टेट्रा की सेल अभी भी ज्यादा है, जबकि उसमें कंफर्ट नहीं है। लेकिन बच्चे के दिमाग में क्या है, वही वाला जिसको मैं ऐसे करूंगा ना और उसमें जब वो गिरेगा, हाँ असली है, अब पी लो, चाहे कम मिलेगी लेकिन अब मैंने पीनी है। आप ये देखो, कई बार मैं देखती हूँ दुकानदार बड़ा सड़ जाता है, उससे मान लीजिए 5-5 रुपए के चिप्स के पैकेट होते हैं ना, वो लगा रखे हैं, कोई कोई पैकेट बहुत ऊपर लगा है, कोई कोई पैकेट नीचे लगा है। बच्चा पता क्या कहता है, उसको लगता है जिसमें हवा ज्यादा भरी हुई है ना उसमें ज्यादा है, वो बच्चे को कहते हैं नीचे वाला ले ले, नहीं नहीं अंकल वही वाला दो, अरे भाई वही तो है ये वाला भी, वो कहेगा नहीं, वो वही वाला निकलवाएगा, चाहे सीढ़ी लगा के उसको निकाल के देना पड़े, चीज वही है। उसके दिमाग में क्या बैठा है, बड़ा बड़ा बड़ा, तो बड़ा 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 का मतलब क्या है, हवा ज्यादा भरी हुई है, तो वो एक बिंदु पर अटक गया है, इसीलिए प्री ऑपरेशनल है। वो इस बात को समझ नहीं पा रहा, सेम आइटम could be packed in other forms। उसके दिमाग में है एक चीज हमेशा एक ही रूप में होगी, और जब तक वो एक रूप में होगी तभी मेरे लिए वो ओरिजिनल होगी, वरना कहीं ना कहीं अडल्ट्रेटेड या कोई नकली माल मेरे को दे रहे हैं। तो इस बात को हमने क्या कहा, इसके अंदर सबसे बड़ा फीचर प्री ऑपरेशनल में क्या है, वो सेंट्रेशन है। और अगर ये सेंट्रेशन होगा तो उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी नहीं आएगी। अब ये रिवर्सिबिलिटी क्या बला है, और इससे इंटर रिलेटेड है लैक ऑफ कंजर्वेशन। ये अकेली वो स्टेज है, इसका नाम प्री ऑपरेशनल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अचीवमेंट कम है, यहाँ पे लिमिटेशन ज्यादा है। यहाँ मैंने क्या लिखा, सेंट्रेशन, क्या ये अचीवमेंट है या लिमिटेशन है, क्या ये अपने आप में गुण है या अपने आप में सीमा है, लिमिटेशन है। लैक कह रही हूं, लिमिटेशन है, यहां भी कह रही हूं लैक है, लिमिटेशन है। इट जस्टिफाइज द वर्ड प्री ऑपरेशनल, यानी कि आपने कहा अभी दिमागी तौर पे सोचने समझने की क्षमता पैदा नहीं हुई है, तभी तो नाम क्या है, प्री ऑपरेशनल, क्योंकि यहां पे सीमाएं बहुत ज्यादा है, यहां पर सीमाएं ज्यादा है उपलब्धियों से। Where limitations outnumber achievements, where limitations outnumber cognitive achievements। अब ये पॉइंट कैसे है, सेंट्रेशन हो गया, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी हो गया, लैक ऑफ कंजर्वेशन। बताएंगे जी आपको तो क्लियर होगा। नाम क्या है आपका, जिन भी अजय, हाँ आपने ही बोला था पहले, रूबी। रूबी, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी में क्या होगा, मैम रिवर्सिबिलिटी के अंदर अगर हम किसी चीज को चेंज कर देते हैं तो बच्चे उसको समझ नहीं पाता, जैसे कि हम उसमें पलट देते हैं, अगर हम बोलते हैं 3 और 2 5 होते हैं, अगर हम उसको 2 और 3 लिख देंगे तो बच्चा उसको बता नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं बता पाएगा। अगर एक बच्चे को मुझे खुश करना है तो मैं उस बच्चे के लिए अगर 10 रुपए का नोट देने की बजाय 1-1 रुपए के 10 सिक्के दे दूं, किसमें ज्यादा खुश होगा, सिक्के में खुश होगा। ज्यादा लग रहा है उसको, ये नहीं पता उल्टा कर दे, कुछ भी कर दे, वो वापस 10 रुपए ही बन जाएगा। रिवर्सिबिलिटी के अंदर उसको अगर उसकी आइसक्रीम है वो पिघल गई तो वो कहेगा बस खत्म हो गई, अब तो फेंक दो, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहा कि बेटा आइसक्रीम बनी भी यूं ही थी, वो पुरानी इसी फॉर्म में बनी थी, क्योंकि वो मेंटली उस चीज का उल्टा नहीं कर पा रहा कि अगर आइसक्रीम मेल्ट हो गई है, वो लिक्विड में बन गई है, तो एक्चुअली शुरुआत में भी ऐसा ही था, वो लिक्विड ही था, उसको हमने रेफ्रिजरेटर में रख के आइस फॉर्म में सांचे में डाल के कन्वर्ट करा। तो रिवर्सिबिलिटी क्या कह रहा है, जो मैंने आपसे पूछा उसका आप उल्टा कर लो। कभी कभी आपको रस्सों में ऐसा लगता है कि आप जिस रस्से से चले गए, लेकिन मैं आपको कहूँ वापस बिल्कुल उसी रस्से से निकल कर आओ, तो कई लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है, मुझे तो होती है। अगर पहली बार गए हो
तो मेरे को लगता है अच्छा यही वाला था ना, हाँ यही रेस्टोरेंट था, यही वाली रेड लाइट थी, कौन सा लैंडमार्क लगाया था। तो यानी कि हमें रिवर्सिबिलिटी नहीं आ रही है। अगर रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी तो आप लोगों का कॉग्निटिव अचीवमेंट आगे वाले लेवल का आ जाएगा। पेपर में भी आप लोगों के साथ क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी नहीं आ पा रही होती है। पेपर में क्वेश्चन वही आता है, वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछता है, क्वेश्चन की फॉर्म को हिला हिला के पूछता है। तो वो बच्चे में अगर रिवर्सिबिलिटी नहीं आई है, तो अगर वो रट्टा मार के गया है ट्रू एंड फॉल्स का, आपने ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन को मान लीजिए कुछ ऐसे ट्विस्ट कर दिया कि वन वर्ड के आंसर में, वो नहीं कर पाएगा। आपने मैथ्स का कॉलम कराया, दिवाली जो है वो फेस्टिवल ऑफ लाइट है, होली आपका फेस्टिवल ऑफ कलर है। आप पेपर में ऐसा क्वेश्चन या शीट पे डाल दो कि ऑर्डर चेंज कर दो, उसने वही रट्टा घोट के मारा हुआ है, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, उसका आंसर आ जाएगा दिवाली क्या है, फेस्टिवल ऑफ कलर, होली क्या है, फेस्टिवल ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि वहां पे जो आपने उल्टा कर दिया तो वो यहाँ पर उल्टा नहीं कर पाया। अगर आप मेंटली उन चीजों को उल्टा कर सको तो आप में मैनिपुलेशन आ गया, और अगर मैनिपुलेशन आ जाएगा फिर तो आप ऑपरेशनल हो जाओगे। हम कह रहे यहाँ पर नहीं हो पा रहा, यहाँ पे लैक है, लैक है तो क्या बना, प्री ऑपरेशनल। अगर कर गया तो हम कहेंगे फिर तो ऑपरेशनल है। लेकिन ऑपरेशनल भी कौन सा होगा, कॉन्क्रीट वाला, चीजें कर करके दिखानी पड़ेगी। कैसे करके दिखानी पड़ेगी, दो बच्चे लड़ रहे हैं, वो कह रहा है मेरा चिप्स मेरा चिप्स। आपने क्या करा, आपने बच्चे को कहा बेटा ऐसा करते हैं, हम चिप्स का जो भी पैकेट है वो बाउल में डाल के देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा बाउल से निकाल के आप इसको पैकेट में डाल के देख लो। अगर आपने ये करके दिखाया, पहले गिन ले, मैंने चिप्स का पैकेट को टीयर करा, बाउल में डाला, 10 दाने निकलते 5 रुपए वाले में, बेटा गिन ले, 1 2 3 4 5 तेरे बड़े वाले हैं, 5 चिल्लड़ वाले हैं। अब वापस हम इसको डाल देते हैं और इसको ऊपर स्टेपलर लगा देते हैं। जो प्री ऑपरेशनल वाला है ना, वो कहेगा नहीं अब तो ये बदल गया। लेकिन जो बड़ा बच्चा है जिसके दिमाग में रिवर्सिबिलिटी आ गई कि जब मार्केट में बने थे तो क्या कोई मशीन में ऐसे ही डल के बने थे, अरे मार्केट में भी ऐसे बने थे, पहले चिप्स लूज से बाद में इनकी पैकिंग की गई, हमने वही चीज दोबारा कर दी, हमने ओपन करा, बाउल में डाले, फिर दोबारा बाउल से हमने पैकेट में डाले, तो यही चीज ओरिजिनल होती है। लेकिन इतना छोटा बच्चा ये नहीं समझ पाता कि जो जैसा दिख रहा है वो पीछे से कैसा घुमा हुआ होगा। उसके दिमाग में एक ही बात बैठी है, क्योंकि वो सेंट्रेशन पर है, वो फिनिश जो प्रोडक्ट बनकर आ गया है वहीं तक लिमिटेड है, वो फिनिश प्रोडक्ट के पीछे की कहानी क्या है वो उसको समझ में नहीं आ रही। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद आता है कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन क्या कहता है, भाई कोई भी चीज कम या ज्यादा तब होगी या तो आपने उसमें कुछ डाला है एक्स्ट्रा या आपने उसमें से निकाला है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इस बोतल का पानी इस बोतल में ट्रांसफर कर दिया तो पानी कम हो जाएगा, नहीं, बस बोतल का फॉर्म आप देख रहे हैं चेंज है, ये आपका थोड़ा इस प्रकार का है और ये थोड़ा चौड़ा वाला है। तो जो प्री ऑपरेशनल का है वो ये बात नहीं मानेगा, इसीलिए उसको अगर आप फ्रूटी को पियर्स करके उसे आप टम्बलर में दोगे वो कभी नहीं पिएगा, वो कहेगा ये फ्रूटी नहीं है। लेकिन चाहे आप उसको कम दे दो, आधी दे दो, पर आप उसको कहो ये रहा तेरा पैक, वो खुश होके पी लेगा। कई बार घरों में बच्चों में छोटे बड़े बच्चे 3-3 4-4 साल के गैप के होते हैं, एक चिप्स का पैकेट है अगर और आप कहो दोनों बच्चे शेयर कर लो, तो बच्चा क्या करेगा, जो समझदार वाला है वो कहेगा ठीक है शेयर कर लेते हैं, वो 4 बड़े बड़े ले लेगा और बाकी के जितने चिल्लड़ वाले पैकेट में डाल के कहेगा ले तू पैकेट ले ले। वो कहेगा हाँ मेरे को ज्यादा मिल गए क्योंकि मेरे को पैकेट मिल गया, क्योंकि उसका दिमाग का सेंट्रेशन क्या बोल रहा है, जो पैकेट में होते हैं वो चिप्स होते हैं, जो बाउल में होते हैं वो मैनिपुलेटेड होते हैं, उसमें कोई मिलावट होती है। तो इसका मतलब उसमें कंजर्वेशन नहीं है जो प्री ऑपरेशनल है, बट वंस अ चाइल्ड हैज एन एबिलिटी ऑफ कंजर्वेशन ही अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट थिंग्स कुड बी शोन इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। यानी कि आपने क्ले दिया तो क्ले के अंदर जो छोटा बच्चा है उसको लगेगा अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना है तो बड़ा है, पर इसी को अगर आप थोड़ा ऐसे लिटा के दे दोगे तो वो कहेगा नहीं, तो उसको क्या लग रहा है प्री ऑपरेशनल को ये बड़ा है। लेकिन अगर कॉन्क्रीट का हो गया, आपने करके दिखाया, इसको दोबारा रोल कर ले, इसको दोबारा रोल कर ले, देख ले दोनों का रोल बराबर आया ना। अगर करके दिखाया तब वो समझ पा रहा है,
तो जो करके दिखा के समझाओ वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट का मतलब है आप बच्चों को चीजें कर करके दिखा रहे हो, उनको करो, कहोगे बेटा तू खुद ही इतना क्ले दिया है, इसी से एक लंबी लकीर बना ले या तो, या एक लंबा सा पहाड़ ऊंचा बना ले। तो लंबाई है या ऊंचाई है, लेकिन अमाउंट तो उतना ही था, अमाउंट बदला नहीं है। लेकिन वो ये बात कब मानेगा? जब वो इन चीजों को अपने हाथ से करके देखेगा। तो हमारे लिए भी जरूरी क्या है, बच्चों को फैक्ट पढ़ाते ना चलो, उनको खुद से करके देखने दो। अगर वो अपने हाथ से करेंगे तब जो कंसेप्ट बनेगा तो वो ऑपरेशनलाइज कर पाएंगे। अगर हम बताते चले जाएंगे ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाएगा। समझ आ गई बात? तो जो प्री ऑपरेशनल में हमारी सीमाएं थी, लिमिटेशन थी, वो कॉन्क्रीट में जाके स्ट्रेंथ बन गई। अब एज पीरियड आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एज पीरियड ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कहलाया आपका 7 to 11। बस यहाँ पे थिंकिंग जो है वो कॉन्क्रीट है, क्योंकि जब तक आप भानुमति का पिटारा खोल के नहीं कराएंगे उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो प्री ऑपरेशनल के बच्चे हैं, इनका जो थिंकिंग है वो सिंबॉलिक है। वो सिंबॉलिक थिंकिंग ये कह रहा है कि जहां पर इनके अंदर लैंग्वेज आ गई है, भाषा का उदय हो गया है, emergence of language is there in second stage। तो पियाजे के अकॉर्डिंगली सेकेंड स्टेज में एक ही स्ट्रेंथ है, और वो एक स्ट्रेंथ है emergence of language। बाकी सारी क्या है? कमियां हैं। और कॉन्क्रीट में आके हमने क्या देखा? ये सारी कमियां स्ट्रेंथ बन जाएगी, पर यहां पर भी एक कमी रह जाएगी। यहां कमी क्या रह जाएगी? यहां बच्चे को अब्स्ट्रैक्ट आइडिया समझ में नहीं आएगा। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में सारी तो स्ट्रेंथ बन गई, लेकिन एक लिमिटेशन यहां पर रह गई। ये ऊपर वाला क्लीन कर लो। वो जो आप कहना चाहते हो, मैंने इसलिए नहीं करा रही आपको, क्योंकि ना आपके यहाँ पे ये कम पूछने के चांसेस है कि सेंसरी मोटर के 6 भाग, प्री ऑपरेशनल के 2 भाग, वो एक हुआ 2 से 4, एक हुआ 4 से 7, एक कहलाया प्री कंसेप्चुअल, एक कहलाया इंट्यूटिव। वो जिनका एजुकेशन है ना, उनको कराना जरूरी है। आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में इतनी डिटेल पूछेगा नहीं, पर आपने कहा है तो फिर मैं जरूर बताऊंगी। अगर हम प्री ऑपरेशनल को देखें, पूरा पीरियड है आप लोगों का 2 to 7 ईयर्स। इसके 2 भाग है, एक है प्री कंसेप्चुअल और एक है आपका इंट्यूटिव। जहां पे प्री कंसेप्चुअल है, वर्ड क्या बोल रहा है? मेरा कंसेप्ट पूरा नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि जब मैं एक बिंदु पर अटक गई हूं तो मेरा कंसेप्ट नहीं बन पाएगा। उस बच्चे को अगर घड़ी में 6 बजे दिख रहे हैं तो वो ये नहीं समझ पाएगा वो 6 सुबह की भी हो सकते हैं, वो शाम में भी दिखाएंगे। वो एक ही बात को समझेगा। जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मैं अपनी माँ से अक्सर एक बात पूछा करती थी, 11 नंबर की बस नानी के घर जाती है तो हमेशा तुम यहीं से क्यों पकड़ती हो, वहां से पकड़ लो आपकी बार। तो मैं कई बार उनको पीछे तंग करती थी। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में क्या बैठा हुआ है, 11 नंबर की बस है, वो यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, कहीं से पकड़ो, वो तो हमारे पिताजी की ली हुई है, वो हमेशा हमें हमारे को बिल्कुल नानी के घर जाके उतार देगी। तो छोटे बच्चों की एक अपनी ही दुनिया है, क्योंकि दिमाग उनका एक बिंदु पर है। यही तो पियाजे बोले फर्क क्या है? मैच्योरिटी का है। वो मैच्योरिटी कह रही है कि मैं अभी 360 डिग्री का अप्रोच नहीं लगा पाऊंगी, मेरा 90 डिग्री का सीधा अप्रोच है, वो चीज ये है, और मैं वैसे ही सोचूंगी। इंट्यूटिव पीरियड क्या कहता है? जहां पर गैसेस लगाने शुरू कर देते हैं। वो बच्चों की इतने प्यारे सहजात्मक अपने अनुमान होते हो। आपने एक बच्ची को पूछा, बेटा पानी हमने बॉईल करा, पानी कहाँ गया? तो हो सकता है बच्चा कहे डोरेमोन ने अपना गैजेट चलाया होगा, शिनचैन ने कोई हरकत कर दी होगी। अब वो ऐसा आंसर क्यों दे रहा है? लेकिन यही बात बड़े से पूछोगे, सिंपल कहेगा इवेपोरेशन हो गया, तो वो जो वाटर अपना फॉर्म चेंज कर गया है। अब ये बात छोटे बच्चे को समझ में नहीं आएगी। वो जादू कहोगे ऐसा होता है, हाँ ऐसा मैंने देखा था, कार्टून में देखा था, बिल्कुल वही सच होगा,
क्योंकि वो इंट्यूटिवली अपने गैसेस लगाना शुरू कर देगा, और इस चक्कर में सबसे ज्यादा कांड यहाँ पर होती है। ये है नजर हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पर अगर आपने बच्चे को अनसुपरवाइज छोड़ दिया, कई बार आपने सुना होगा, पीछे भी एक न्यूज आई थी, वॉशिंग मशीन के लिए सर्फ खत्म हो गया था, बच्चे को मशीन में डाल दिया, बड़े वाले ने छोटे को। जी जो हम ऐड बनाते हैं ना, ये ऐड बनाने वालों को गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि जो हम ऐड बना रहे हैं हमें ये थोड़ी पता बच्चे के दिमाग में क्या जा रहा है। जब आप कहते हैं ना दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सल उजला कर देगा, चमका देगा, देखो टाइट की चमकार, वो बच्चे के दिमाग में कुछ भी आ सकता है। उसको लगा बच्चे का कपड़ा गंदा हो गया, उसके चेहरे पे निशान लग गए हैं, इसको साफ करना है, उसको डाल दो वॉशिंग मशीन में। ऐसा एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। एक लेडी ऐसी थी पश्चिम बिहार में, उसके 3 बच्चे थे, 2 बच्चे ऐसे जुड़वा थे और एक बच्चा ऐसा नॉन ट्विन था। जुड़वा वाले बच्चों ने क्या करा, छोटे वाले भाई को मशीन में डाल दिया। उसके बाद जब माँ बिल्कुल बदहवास सी हो गई, बच्चे को कैसे जैसे निकाल के हॉस्पिटल लेके जाने लगी, वो डर के मारे गाड़ी के नीचे छुप गए एंड मदर क्रश। ये पश्चिम बिहार के अंदर ऐसी घटना हुई। तो बच्चों का जो ये पीरियड है, वो कैसे सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, नोबडी नोस कि जो हम बोल रहे हैं, इनसे अगर आप प्रॉमिस भी करो तो वो प्रॉमिस भी आपको ऐसा करना होगा जो अपने आप में बहुत जेन्युइन है, जो आप पूरा कर सको। उसके दिमाग में एक चीज बनी हुई है, पिक्चर बनी हुई है, वो हमेशा आपको उसी रूप में देखता है। तो इसीलिए क्योंकि वो अभी ऑपरेशनलाइज नहीं कर पाएगा। अगर आप कहते हो ना जब मैं घर आऊंगी मैं आपके लिए टॉफी लेकर आऊंगी, तो वो ये नहीं समझ पाएगा जब बारिश हुई होगी, ऐसा सीन हुआ होगा, ये हुआ होगा, तभी वो नहीं ला पाई। उसका इतना सारा दिमाग नहीं चलता। इफ यू आर मेकिंग अ प्रॉमिस, यू मेक श्योर यू डिलीवर व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड फॉर। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इंट्यूटिव पीरियड ये कह रहा है सहजात्मक अनुमान। एक कहानी भी आप लोगों ने सुनी होगी, कहीं लंबा ना हो जाए लेसन, काकी सुनिए कहानी, प्रेमचंद की है ना काकी। वो जो काकी की कहानी है ना, काकी बूढ़ी काकी नहीं, केवल काकी, काकी घर आ जाओ, वो जो कहानी है काकी घर आ जाओ, वो बिल्कुल इंट्यूटिव की है। वो बच्चा जिसकी माँ नहीं है और उसको हम बोल देते हैं माँ नहीं है ना, वो आकाश में रहती है। वो बच्चा जब देखता है पतंग उड़ा रहे हैं बच्चे और पतंग तो आकाश में जा रही है, वो बेचारा कहाँ से जुगाड़ करके एक पतंग बनाता है और उस पे लिखता है काकी घर आ जाओ। जब ये पतंग आसमान में जाएगी ना तो जरूर मेरी माँ देखेगी, और जब वो देखेगी कि मैं मम्मा को मिस कर रहा हूँ, मेरी माँ लौटकर वापस आ जाएगी। तो वो जो काकी घर आ जाओ, वो इसी के ऊपर है कि बच्चे ने सहज रूप में अनुमान लगा लिया कि ये पढ़कर मेरी माँ वापस लौट कर आ जाएगी। तो ये जो हम सीरियल्स में बना के दिखा देते हैं, एक सीरियल आता था आपका शक्तिमान, उसको क्यों बैन किया गया? बच्चों ने छलांग लगानी शुरू कर दी, गोल 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 घूमेंगे, हमको शक्तिमान आके बचा लेगा। कोई शक्तिमान ना आया, सिंड्रेला की कहानी सुना दी। तो बच्चों की जो कहानियां हैं, जो बाल साहित्य है अपने आप में, वो इतना इस प्रकार का है कि वो उनकी जान ना ले ले, बल्कि उनको अगर आप एंजॉयमेंट देना चाह रहे तो वही दे। क्लियर हो गया अब आपको? उसके बाद है आगे आखिरी वाला पार्ट, ठीक है। फिर इसके बाद क्लास ओवर कर देंगे। टाइम हो गया क्या आप लोगों का? है ना टाइम? ये कहलाया। अब फिर देखो यहां पे वर्ड आया है फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशन जिसकी उम्र हुई 11 to 15, ये वर्ड बना फॉर्मल ऑपरेशनल। ऑपरेशनल वर्ड तो पहले भी आया, पहले आया सेकंड में बोला प्री ऑपरेशनल, यानी कि कंसेप्ट मेरे को दिमाग में पूरा घुमा घुमा के नहीं आ पाएगा। मैंने एक रूप में देखा है, मैं उसी में ही कर पाऊंगा। कॉन्क्रीट में आया नहीं, मैं समझ पाऊंगा। अगर आप सीधे को उल्टा करके भी पूछेंगे तो मैं उस उल्टे को सीधा कर दूंगा, क्योंकि मैं मैनिपुलेट कर पाऊंगा। लेकिन जब ये फॉर्मल में ऑपरेशनल आ गया तो इसके मायने ये है कि अब जो चीज आपने नहीं भी दिखाई उसका भी ऑपरेशन कर पाएगा। इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है, एक बोलूंगी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। When a child is able to operate on operations, when a child is able to operate on operations,
आपने इन बच्चों को ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, बेटा ये ओम्स लॉ क्या है, मैडम ये है ओम्स लॉ। अच्छा, अगर बताइए अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया तो करंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपने क्या करा, एक प्रिंसिपल मैंने दिया आपको फॉर्मल रूप में, एक नियम आपको दे दिया, न्यूटन का दे दिया, किसी का भी दे दिया, घनत्व का नियम दे दिया। मैंने उस नियम के ऊपर आपको एक सिचुएशन दे दी, अगर हम ऐसा कर दे तो क्या होगा। तो वो बच्चा उस नियम पर भी अपनी दिमागी क्रिया कर गया। तो ही इज ऑपरेटिंग ऑन ऑपरेशंस। समझ आई बात अब या नहीं आई? समझ आई नहीं आई? हमने बच्चे को कहा कि भाई आपका ये एक फोर्स है और ये आपका एक एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये आपका बल है और ये आपका त्वरण है, इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन है। यदि मैंने अपना बल की मात्रा को डबल कर दिया तो क्या त्वरण के ऊपर या आपका m के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपकी एक बॉल है बिल्कुल छोटी सी क्रेजी बॉल, एक है आपकी बड़ी भारी वाली कॉस्को वाली बॉल, तो आपको अगर बाहर फेंकना है या हिट करना है, किस पे आपका ज्यादा बल लगेगा? जो आपकी भारी वाली बॉल है उसके ऊपर ज्यादा बल लगेगा, क्योंकि जो आपका बल है वो आपके मास के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। साइंस वाले बैठे होंगे, सही लिखा है ना मैंने? और इसके लिए फिर हम कहते हैं हाँ जी, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, ये हमारा एक्सेलरेशन बन गया। तो अगर आपको एक नियम फॉर्मल रूप में, मैंने एक नियम की परिभाषा एज इट इज आपको लिखवा दी, इस नियम पर अब मैंने आपको एक सिचुएशन दी कि अगर मैं इसमें बदलाव करूंगी तो परिणाम आपका क्या निकल कर आएगा। तो जो बच्चा 15 साल का है वो ये क्वेश्चन कर सकता है, नहीं कर सकता? कर सकता है ना? आपने देखा होगा इतनी उम्र के बच्चों में हम मैथ्स के क्वेश्चन करवाते हैं लीनियर इक्वेशन के। हम क्या कहते हैं, एक बोट ऐसे जा रही थी, ट्रेन जा रही थी, उसकी स्पीड में ये हो गया, बताओ कितना टाइम लगेगा? तो इज ही ऑपरेटिंग ऑन ऑपरेशंस और नॉट? उसको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। इस वाले केस में फॉर्मूले को मुझे कैसे हिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने स्पीड को बढ़ा दिया तो आपका टाइम टेकन कम हो जाएगा। आप दो केसेस में टाइम की वैल्यू लगा के इक्वेट करना शुरू कर देते हो, तो वो बच्चे के सामने क्या आप ट्रेन कर करके दिखा रहे हो, देख बेटा एक ट्रेन ऐसे चली, एक ट्रेन ऐसे चली, चल हम भी चल चल के देखते हैं, अब इसकी स्पीड बढ़ा दी, इसकी कम कर दी। नहीं करते ना? वो क्या सोचने लग गया, okay, if this is a situation, it could be this way around. If I equate it this way, I can write the equation in this form. मैंने आपको बिल्कुल हिला के क्वेश्चन दिया, आप पहले उसको जनरल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हो मार्क्स में या नहीं करते? मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिला के दे दी, आप पहले उसको बिल्कुल जनरल फॉर्म में लेकर आओगे, ax² + bx + c क्या बनेगा? तो आइडिया क्या हुआ कि बच्चे को ये पता है मुझे जनरल फॉर्म में कैसे लेकर आना है, बिकॉज अगर उसको आइडिया क्लियर है तो उस प्रिंसिपल को आप कितने तरीके से भी घुमाएंगे वो कर लेगा। आप लोगों के पास कैसा पेपर बन के आता है, सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा ना, क्वेश्चन को ट्रिकी करके देगा, घुमा के देगा, तो आपको समझ में आता है या नहीं आता पेपर में? छोटा बच्चा होगा, कहेगा अच्छा 4 है, चारों आंसर होंगे, लेकिन आप कहोगे नहीं भैया 4 आंसर नहीं है, 4 में से चुनना है कोई एक को, और वो एक में भी कभी कभी इतनी क्लोजनेस होगी कि आपको बिल्कुल थिन लाइन डिफरेंस निकाल के देना होगा, विच विल बी द योर एप्रोप्रिएट आंसर। क्योंकि कई बार इतना क्लोज आपके ऑप्शन आ जाते हैं कि उसकी बारीकी को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर आ गए हैं तो आप समझ जाएंगे बात। आगे बात समझ में? तो इस पूरे के अंदर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई। यानी कि अब अगर इस बच्चे को मैं क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछूं, जैसे अब सीबीएसई ने बोला है आपने हर क्वेश्चन केस स्टडी बेस देना है। अब पहले की तरह पेपर बन के नहीं आएगा, जो पहला वाला हमारा बैच जाएगा बोर्ड्स में, तो अब जो बोर्ड के पेपर होंगे उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो नॉलेज बेस्ड होगा, फैक्ट बेस्ड होगा। आपके पूरे क्वेश्चन केस स्टडी के होंगे। आपको क्वेश्चन में उलझाया जाएगा। कैसे? एक पौधा है आपके घर के अंदर, एक पौधा लगा हुआ है, पहले तो बच्चे आधे कहानी में खो जाते हैं। तुम्हें वही देखना है कि आप खो गए हो या आप मुद्दे के ऊपर अभी भी हो। मान लीजिए ठंड का समय है, आपको लग रहा है कि पौधे की जो पत्तियां हैं वो थोड़ी सी मुरझा रही है। आपने सोचा जैसे मेरी स्किन जो है वो सर्दियों में बहुत ड्राई हो जाती है, हम वैसलीन लगा देते हैं या कोई भी लैक्टोकैलामाइन वगैरह जो भी लगाते हो वो लगा लेते हैं। तो बच्चे को लगा यार मैं अपने पौधे को भी लगा देता हूँ, जैसे मेरी त्वचा निखर रही है तो चलिए इसकी भी निखार देते हैं, इसकी पत्तियां भी। तो उस बच्चे ने क्या किया, वहां पे जाके लैक्टोकैलामाइन की क्रीम अपनी माँ की निकाल कर सारी पत्तियों को चिपका चिपका के लगा दी।
बताएं फोटोसिंथेसिस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या है, ये कहलाता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। वो केस स्टडी बेस्ड वो वाला वेला क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी, आपको लिखने हैं, बिल्कुल पॉइंट लिखने हैं, फोटोसिंथेसिस कितने कारकों के ऊपर निर्भर करता है, उन चारों की सूची बना दीजिए, 2-2 लाइनें सबके ऊपर लिख दीजिए। अब क्वेश्चन कौन सा बनकर आया है, हॉट्स का बनकर आया है। हॉट्स का मतलब क्या होगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ये आपका रट्टू मार क्वेश्चन नहीं है कि जो मैंने रट्टे मारे थे पेपर में जाके मैंने उलट दिए, नहीं। मेरे को यहाँ पे पूरे कंसेप्ट को सोचना पड़ेगा कि पत्तियों को लेक्टोकैलामाइन लगाया है, अब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पा रहा है, वो प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, तो 4 कारक वो कौन से थे, वो कौन सा वाला कारक है जो प्रभावित हो रहा है। तो अब पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जब इनटेक ही नहीं होगा तो भैया बनेगा कहाँ से साज, और अगर बना नहीं साज तो ऑक्सीजन निकलने की जगह कहाँ से बनेगी। समझ में आ गई आप लोगों को बात। बस ये पूरी कहानी थी आपके प्याजे की। इनकी आलोचना इस बात पे करी कि आपने जो कुछ भी बोल दिया कि इसी प्रकार हमारा डेवलपमेंट होगा, हमें तो नहीं लगता है डेवलपमेंट इस प्रकार होता है। आज का बच्चा, वो कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंसी बच्चे में आएगी जब बच्चा तकरीबन 9-10 महीने का होगा। हमें तो लगता है 3 महीने के बच्चे को आजकल ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है। आप बच्चे को कहो इंट्यूटिव गैसेस, 2 साल का बच्चा लगाना शुरू कर देता है। वो कह रहे हैं कि आपका 4 to 7 में आएगा। 2 साल का बच्चा इंट्यूटिव गैस लगाने लग जाता है कि मेरे को मम्मी और पापा में से कौन घुमाने ले जाएगा, किसको जाके ज्यादा चिपकूं, कौन मेरे को लेके जाएगा घुमाने। तो आप ये नहीं कह सकते कि कॉग्निटिव जो भी आप लोगों की अचीवमेंट है वो बिल्कुल आपका एज के अकॉर्डिंग होगा, और वो एज के अकॉर्डिंग जो टेबल आपने बोला है, इतनी उम्र का तो हो गया, 5 साल का हो गया, 11 का हो गया, चल तेरे में ये कॉग्निटिव एबिलिटी आ गई। नहीं, हर बच्चे का एक अपना सोच है। इसीलिए हमने पियाजे के सिद्धांत को अपने टाइम में तो इनको बहुत लीजन माना गया, लेकिन बाद में पाया गया कि बहुत कमियां हैं। वो कमियां इस बात को लेकर है कि अगर आप कहते हो कि 7 साल के बच्चे को अभी ऑपरेशन मास्क के नहीं आते, क्योंकि आपने कहा 7 का या 6 का प्री ऑपरेशनल है, आप बाहर निकल के देखिए 6 साल का बच्चा आपसे पहले हिसाब लगाता है। वो 6 साल का बच्चा आपसे पहले हिसाब लगा रहा है। वो कह रहा है हाँ जी, जूते पॉलिश के आपने पैसे नहीं दिए, आपने पिछले दिन भी कराए थे, आज भी कराए थे, उस दिन 50 पैसे कम थे, उसको जोड़ के इतने पैसे बन गए, निकाल मेरे पैसे। तो वो क्या मतलब हुआ कि जो मेच्योरिटी और जो थिंकिंग आप कह रहे हो ना कि थिंकिंग जो मेच्योरिटी से आती है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से आती है। आप जिस कल्चर को बिलोंग करते हो, सब्जी वाले का बच्चे को कहते हैं ना माँ के पेट से सीख कर आते हैं, सब्जी वाले के बच्चे को आपको वेट का कन्वर्जन नहीं सिखाना पड़ता कि भैया 500 ग्राम का मतलब है 1 किलोग्राम का आधा, तो कहेगा ये तो रोज चूना भी लगा देते हैं मुझे नाम का दो। यानी कि उसके घर के अंदर वो परिवेश बना हुआ है कि जो मैथ्स में आप कन्वर्जन सिखाओगे, वो कन्वर्जन की चिप उसकी पहले ही लगी हुई है। जब तक आप लगाओगे ना हिसाब, तब तक वो अपनी पूरी रेडी की सब्जी समेट के निकल चुका होगा। तो आइडिया क्या है कि प्याजे जी आप बोल रहे हो वो मेच्योरिटी से थिंकिंग आएगी, तो परिवेश का गया। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस किस बात की है, आज चाइना के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, वहां का परिवेश क्या बोल रहा है, वहां का बंदा टेक्नोलॉजी 1 मिनट में कॉपी करता है, और हमारे यहाँ बना बना के मर जाते हैं, और वो कॉपी कर करके ऊपर निकल जाते हैं। तो फर्क इस बात को लेकर है कि आपने एनवायरमेंट कौन सा दिया। अगर आपने एनवायरमेंट दिया रट्टू मारो का कि हमने सिर्फ यहाँ पे बैठकर लिखवाना है, तो फिर यही होगा कि हर साल हम वेट करेंगे कि हमारी वैकेंसी आएगी और हम पेपर निकालेंगे, लेकिन वहां पर कोई नहीं सोच रहा कि कोई गवर्नमेंट जॉब निकलेगी। उन सबके पास स्किल है, वो सब लोग अपने अपने कामों को कर रहे हैं। समझ में आ गया। आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। कुछ सो गए, ठीक। 1 मेरा क्या गिरा था, मैम 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ बेटा। टाइम पर होगी क्लास ओवर।